शोर नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम काफी हो गया, सीधा बैठो। हम लोग बात क्या कहते पता है कि 16वीं सेंचुरी में 16वीं शताब्दी के मध्य यानी 1641 के आसपास, ठीक है, भारत में किसी एक का पतन होना शुरू हुआ था और किसी एक का प्रतिस्पर्धा यानी पावर यहाँ पे, ठीक है, डोमिनेशन भारत में स्थापित होना क्या होगा शुरू, ठीक है। घटना कब की बता दो, इंसिडेंट कब का है, तो इंसिडेंट है 1641 जब पुर्तगीज और डच के बीच में क्या हुआ बता दो, पुर्तगीज और वर्सेस किसके बीच में बता दो, डच, पुर्तगीज और वर्सेस डच के बीच में क्या हुआ था बता दो, फाइट हुआ था, पहली झड़प हुई थी। तब यहाँ से धीरे धीरे पुर्तगीजों का पतन होना भी क्या हुआ था, शुरू हुआ था। हमने और भी पढ़ा था भाई पुर्तगीज का पतन होने के कारण कौन कौन से थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पुर्तगीजों ने मनमाने तरीके से 1640 के दशक में 1640 के दशक में क्या किया था, तो अधिक मात्रा में गोवा में जितने भी मंदिर थे वो सारे मंदिरों को क्या किया उसने तोड़ दिया, क्या किया था बता दो, तोड़ दिया था। और 1660 तक जाते जाते उसने ईसाई धर्म मुख्यालय की क्या की बता दो, उनका कहना, उनका ऐसा मानना था, वो चाहते थे कि भारत में ईसाई पद्धति स्थापित हो, लोग ईसाई पद्धति को क्या करें बता दो, फॉलो करें। इसलिए भारत के जितने भी धार्मिक जो स्मृति थी, धार्मिक जो चीजें थी, आमतौर पर उस समय क्या था, मंदिर तो थे ना, तो जितने धार्मिक स्थायी वाली चीजें थी उनको क्या करना शुरू किया बता दो, तोड़ना शुरू किया, ठीक है। तो एक तो ये मेन रीजन हो गया। दूसरा कारण क्या था कि भाई जब कंपनियां आई थी उस समय सिर्फ पुर्तगीज थे, लेकिन धीरे धीरे डच भी आ गए, धीरे धीरे कौन आ गया बता दो, ब्रिटिश। इसके कारण क्या हुआ कि कंपटीशन यहाँ पे क्या होने लगा बता दो, ज्यादा होने लगा, क्योंकि पहले पुर्तगीज व्यापार करते थे, अब कौन करने लगा बता दो, डच भी करने लगे। तो पुर्तगीज के साथ साथ डच भी करने लगे और डच के साथ साथ कौन करने लगे बता दो, अंग्रेज भी करने लगे। तो इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से क्या हुआ कि भाई फाइट यहाँ पे बढ़ने लगा, कंपटीशन क्या होने लगा बता दो, बढ़ने लगा। और फाइनली एक टाइम के बाद उन्हें लगने लगा कि अब भारत से व्यापार करना क्या हो जाएगा बता दो, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उन्होंने भारत से व्यापार करने से पहले बहुत सारे ऐसी चीजें भी लाए थे। हम कल पढ़े थे कि भाई भारत के बगल में एक देश है जिसका नाम है जापान, बताए थे ना। और जापान से दो चीज का व्यापार उन्होंने शुरू करा था। पहला क्या था बता दो, चांदी, क्या था बता दो, ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे। उसके अलावा वही जो क्रिस्टोफर कोलंबस नॉर्थ अमेरिका का जो खोज, रास्ता का जो खोज किया था, वे ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, तो वहां से किन किन चीजों का व्यापार हो रहा था। तो पहले में पढ़ा था आलू, मक्का, फिर क्या था बता दो, सोया था, तंबाकू था, ठीक है, मूंगफली था, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे खाने वाले जो अमेरिका से क्या हुआ थे बता दो, व्यापार हो रहे थे, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कस किए थे। उसके अलावा पुर्तगीजों ने क्या किया था भाई, तो भारत में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का भी क्या किया था बता दो, आगमन किया था। यानी प्रिंटिंग प्रेस का अगर हम बात करें ना, तो ये किसका देन है बता दो, पुर्तगीजों का ही देन है। ये हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना। अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे डच के बारे में। किसके बारे में, डच के बारे में। तो डच भी यूरोप से ही आए थे, यूरोप के एक महाद्वीप से ही आए थे। और यूरोप का एक महाद्वीप है जिसका नाम था हॉलैंड। आज हम लोग उसको कहते हैं नीदरलैंड, नाम सुने, नीदरलैंड। प्राचीन समय में उसे हॉलैंड कहा जाता था, आज के टाइम में हम लोग उसको क्या कहते हैं, नीदरलैंड। तो चूंकि डच कहां से आए थे बता दो, नीदरलैंड से, ठीक है। उसके पहले एक और थे जिसका नाम था डेनिस। क्या नाम था, डेनिस। डेनिस के बारे में बताते, डेनिस कहां से आए थे बता दो, डेनमार्क से। वो भारत में ज्यादा अपने पावर को स्थापित नहीं कर पाए, बस वो आए और चले गए, उनका कोई ज्यादा कहानी यहाँ पर है नहीं। आमतौर पर तीन ही कहानी पढ़ना है, पुर्तगीजों के बारे में, डच के बारे में, और एक लॉन्ग जर्नी है जिसका पढ़ना है अंग्रेजों के बारे में, ठीक है। जिसके कारण से भारत में कई सारे आंदोलन भी चले थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, सहयोग आंदोलन चला, चौरा चौरी हत्याकांड हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, साइमन कमीशन के बारे में बताया गया था, है ना। बहुत सारे इंसिडेंट भारत में हुआ और इसका मेजर कारण था क्या बता दो, यूरोपियों का यहाँ पे आना था, ठीक है। और यूरोपियों में सबसे ज्यादा सत्ता देखा जाए स्थापित किया गया है तो अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि भारत का लगभग ज्यादातर हिस्सा में किसका वर्चस्व बता दो, अंग्रेजों का, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, अपना पैर पसार रखा था। और वो व्यापार के सिलसिले से यहाँ आए थे, लेकिन उनका व्यापार जो था वो डोमिनेशन में बदल गया। यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो शुरू हुई थी, लेकिन वो वैश्वीकरण रहा नहीं। वो शक्ति यहाँ पे स्थापित कर दिया और मनमानी तरीके से अपने पावर को क्या करने लगे बता दो, यहाँ पे यूज करने लगे। तो एक मेजर रीजन हो जाता है जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो रहे थे बता दो, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में क्या किया गया, आंदोलन चलाया गया। तो एक लंबी पैटर्न है, एक लंबी जर्नी है। वहां तक पहुंचने से पहले डच के बारे में जानना जरूरी है, फ्रेंच के बारे में जानना जरूरी है, और साथ साथ पुर्तगीज के बारे में जानना क्या बता दो जरूरी है। मतलब हमको पढ़ना क्या क्या है, पुर्तगीज, डच,
फ्रेंच, ब्रिटिश। सबसे अंतिम में पढ़ेंगे ब्रिटिश। पहले पढ़ लिए पोर्तुगीज के बारे में, फिर पढ़ लेंगे डच के बारे में, जो मतलब आए और चले गए, जिन्होंने शासन करा, उसी वही तो चैप्टर है, तो उसी को तो लंबा टाइम पढ़ेंगे ना। क्योंकि अगर हम अभी से ब्रिटिश पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारा डच भी छूट जाएगा, पोर्तुगीज भी छूट जाएगा, फ्रेंच भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो पहले इन तीनों को निपटा लेंगे, उसके बाद किसको निपटाना है, अंग्रेजों को। क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ पे बहुत सारा चला है, मैसूर वॉर चला था, कर्नाटिक वॉर चला था, बैटल ऑफ पैलेसी चला था, बैटल ऑफ बक्सर चला था, है ना। बहुत सारे यहाँ पे युद्ध चले थे अंग्रेजों के खिलाफ, कई सारे आंदोलन चलाए गए थे, 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। तो ये सारा कुछ एक लंबी जर्नी है, तो एक दो दिन में खत्म होने वाला नहीं है। तो मेरी अकॉर्डिंग टू मी क्या करना है भाई, कि जो जो छोटे चैप्टर है, जो लगता है कि 3-4 दिन में 5 दिन में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो जो एक जर्नी है अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग जो ग्रुप्स थे डच फ्रेंच के, उनको खत्म कर लेंगे। फिर लास्ट में किसके पढ़ेंगे बोला तो ब्रिटिश के बारे में। और जब ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और साथ साथ जो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है वो भी आपका क्या जाएगा बता दो, कवर हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली डच के बारे में ज्यादा किताब में दिया नहीं रहता है, फ्रेंच के बारे में ज्यादा किताब में दिया नहीं रहता है, पोर्तुगीज के बारे में ज्यादा किताब में दिया नहीं रहता है। ये सब आपको 10th क्लास में मिलेंगे देखने को। ठीक है। जब वहाँ पे पढ़ते हो तो देखना कि वहाँ पे सारी चीज लिखा रहेगा। पढ़ना डिटेल में किसको बता दो, अंग्रेजों के बारे में। आने ना मत समझ। ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर है कि भाई मॉडर्न इंडिया चला था, हाउ टू कम डच। पोर्तुगीज तो पढ़ लेते, पोर्तुगीज का कैसा आगमन हुआ, व्यापार का सिलसिला का लिखा है तो पोर्तुगीजों का ही देन है, किसमें, भारत में। लेकिन इसके पीछे पीछे कौन आ गए थे, तो डच भी आ गए, और डचों ने यहाँ पे अपना पैर कैसे पसारा वो उनको क्या करना बता दो, देखना है। ठीक है। तो पहला तो देखो हाउ टू कम द डच, एक टॉपिक मॉडर्न इंडिया को टॉपिक है। ठीक है। हाउ टू कम द डच, हाउ टू कम द डच, how to come Dutch, how to come Dutch, पेन नहीं हो है तो उसको देखो, how to come Dutch, how to come Dutch। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े बिल्कुल। ठीक है। तो पोर्तुगीज की कहानी हम खत्म कर दिए थे, अब पोर्तुगीज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लिखवा चुके हैं। ठीक है। ये ध्यान में रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी जो कहानियां स्टोरी आप उसको एक बार रीडिंग करोगे ना तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा। मेरा कहना है हिस्ट्री को आपको रटना नहीं है, जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपको ना कुछ डेट याद रखने हैं, जैसे गोवा पे कब जीता था उन्होंने, 1510 में। ठीक है। हरमुज की खाड़ी 1515 में, फिर उसके बाद उन्होंने दमन को कब जीता था, 1559 में। ठीक है। 1559 में। उसके अलावा कोची में उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी 1503 में, फिर कन्नूर में लगाया था 1505 में। तो प्रॉपर एक एरिया, उस एरिया को हम लोग को क्या करना बता दो, याद रखना। अब डे बाय डे थोड़ा सा भी रिवीजन करते जाओ ना, तो आपको एक टाइम के बाद दिमाग में क्या जाएगा बता दो, बैठ जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे बताते ग्रेजुएट तरीके से, इसलिए क्लास देखो बहुत स्लो चला रहे हैं, ताकि जो क्लास 2 दिन चलने वाला था वही क्लास कितना दिन चला बता दो, 4 दिन, ताकि आपको क्या आंकड़ा नजर आ जाए कि हमको याद करना कैसे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, तो जो क्लास 4 दिन का एक दिन का था वही क्लास 1 दिन में चलेगी, ऐसा नहीं कि 4 दिन तक चलेगी। फिलहाल शुरुआत में इनिशियली में अगर देखा जाए तो क्या हम लोग स्लो चलेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे अंग्रेज में टकरेंगे, जैसे ब्रिटिश पढ़ क्या कहते हैं, पोर्तुगीज पढ़ लिए, डच पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और मॉडर्न इंडिया के मामले में थोड़ा सा और जानकारी हो जाएगी। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद इंटर पे करेंगे बता दो ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश का क्लास अगर आधे घंटे का है तो उसको 1 घंटा नहीं खींचेंगे, कितने घंटे खींचेंगे, आधे घंटे खींचेंगे, क्योंकि आप उस तरह से परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, क्या कहानियां हैं नहीं वो ऑलरेडी पहले से क्या हो चुका है बता दो, जान चुके हो। तो वहां से थोड़ा सा क्या होगा, आपको इजी वे में सारी चीज क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम डायरेक्ट अंग्रेज से शुरू करते ना, तो पोर्तुगीज कौन था, आई डोंट नो, डच कौन था, आई डोंट नो, हरमुज की खाड़ी क्या थी ये नहीं जानते, बैटल ऑफ जो लड़ा था यहाँ पे क्या कहते हैं 1640 की जो कहानी थी बैटल पोर्तुगीज और डच के बीच में क्या थी वो नहीं पता लगता, बार्थोलोमेव डियाज की कहानी बताते तो पता नहीं लगता, क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी बताते नहीं पता लगता, जापान देश से क्या क्या व्यापार एशिया देशों में होता था, अगर वहां पे हम बताते ना तो फिर वहां पे समझ में नहीं आती, क्योंकि ये पार्ट किसका है, पोर्तुगीजों का, और आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश, तो ये तो टोटली डिफरेंट है ना, ब्रिटिश अलग है, पोर्तुगीज क्या है अलग है। ठीक है। आई नो समझ में। तो एक एक करके बेसिकली सारा कुछ क्या करना है, डिटेल में पढ़ते जाना है, और डोंट वरी सारा का सारा आपका बुक में मिल जाएगा, एक भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इवन उससे ज्यादा बताते थे, आपका बुक में उतना हैवी नहीं जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो बता इसने रहे ताकि दिमाग में बैठा रहे, 90% में 80% को याद रहेगा, 70% को याद रहेगा। ठीक है। अब बुक में क्या कि 100 में 70% ही दिया है, तो 70 का 70% ही अगर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे याद कितना रहेगा 50%, तो बाकी तो 70% गया ना, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन हाउ टू कम इंडिया डच, हाउ टू कम डच। ठीक है, हो गया। पहले लिखो डच, 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 पहले लिखो डच, डच हॉलैंड के निवासी थे, डच हॉलैंड,
डच हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। निवासी का मतलब समझता है, यानी इनका रेसिडेंशियल कहाँ था, रेसिडेंशियल कहाँ था बता दो, हॉलैंड का, ठीक है। जिसे जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो नीदरलैंड कहा जाता है, ठीक है। जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट शुड बी कि भाई पोर्तुगीज के बाद किनका आगमन हुआ था, डच का ही आगमन हुआ था। लिखेगा भारत में पोर्तुगीजों के बाद, भारत में पोर्तुगीजों के बाद डच का आगमन हुआ था, डच का आगमन हुआ, हाँ। भारत में पोर्तुगीजों के बाद किसका आगमन हुआ था बता दो, डच का आगमन हुआ था, ठीक है। अब एक मैं कहानी बताता हूँ, ये आए कब थे, देखो समझना। ये हमारा बंदरगाह जो है, इसका नाम क्या था बता दो, कालीकट, कालीकट। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट में आंसर देना सही बात है, बट थोड़ा सा जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आंसर देना बहुत अच्छी बात है। कालीकट में कौन आया था तो वास्को द गामा, और कहानी कब की थी, 17 मई 1498, 17 मई 1498, यानी 1498 के आसपास कौन आए थे बता दो, पुर्तगीज आए थे। कौन आए थे बता दो, पुर्तगीज आए थे। आगे बात में 1498 में कौन आए थे, पुर्तगीज आए थे। बहुत ध्यान देना, ये काफी लंबे समय तक इन्होंने व्यापार करा था। इसके बीच में डच भी आए, लेकिन उनका व्यापार थोड़ा मोड़ा व्यापार होता था, वो आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। पूरी तरीके से उन्होंने व्यापार करना कब शुरू किया था, लगभग 1595 के आसपास, मतलब जब 16वीं शताब्दी शुरुआत हो रही थी और 15वीं शताब्दी का खत्म हो रही थी, यानी 1595 के दौरान के समय में ना उन्होंने क्या किया, भारत में अपना पैर पसारना क्या किया बता दो, शुरू किया। तो अगला पॉइंट लिखेगा कि लगभग 1595 1595 में, लगभग 1595 में डचों ने भारत पर अपना पैर पसारना, पैर फैलाने की प्रक्रिया शुरू करा, ठीक है। पैर फैलाने की प्रक्रिया क्या क्या बता दो, शुरू किया। पैर फैलाने की प्रक्रिया क्या किया बता दो, शुरू किया, ठीक है। पैर फैलाने की प्रक्रिया क्या क्या बता दो, शुरू किया। देखो अब समझना दोस्तों, जब ये भारत आए ना तो पोर्तुगीज तो अकेले ना आए थे, पहले कौन आया था, वास्को द गामा। फिर धीरे धीरे व्यापार होना क्या बता दो, शुरू हुआ। लेकिन इनको तो पता था कि पोर्तुगीज जो है ना भारत से क्या करे बता दो, व्यापार करे। इनको मतलब पहले से पता था कि भारत में एक देश है जहाँ से व्यापार हो रहा है, तो हम अकेले क्यों जाए। इन्होंने ग्रुप में आना क्या क्या शुरू किया, ग्रुप में आना क्या क्या बता दो, शुरू किया। और डच एक साथ में टोटल कितने बार आए, कितने आते बता दो, 12। मतलब पोर्तुगीज अकेले आए थे, अकेले आने वाला था वास्को द गामा। बाद में धीरे धीरे उनकी संख्या क्या होने लगी बता दो, बढ़ने लगी। बट जो डच आए थे ना वो डच अकेले नहीं आए थे, डच के किसमें आए थे तो ग्रुप में आए थे। और ग्रुप में से संख्या कितनी बता दो, 12। कितनी थी बता दो, 12। तो ठीक है क्या है। तो अगला लिखिएगा पॉइंट कि डच भारत में सामूहिक रूप से उनका आगमन हुआ था।
आगमन हुआ था, जिनमें कुल 12 यात्री थे। 12 यात्री थे, मतलब टोटल 12 उनकी संख्या थी। जब डच आए थे तो ग्रुप में आए थे बाबू, ठीक है। जब डच आए थे तो कितनी संख्या थी बता दो? 12। बहुत सिंपल वे में पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है, सब सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है। कोई हैवी सिलेबस है नहीं, ठीक है। और उस सिलेबस तक जाते जाते हम लोग अच्छे से जान जाएंगे, मतलब आप जब आगे अगले क्लास में जाओगे ना तो आपको सारी चीजें आसान लगने लगेगी, बहुत इजी में समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पहले से चीजों को क्या किया बता दो, देख रखे हैं, यहाँ ध्यान दो, देखो, ठीक है। तो टोटल ग्रुप कितने बता दो? 12। मतलब इनकी संख्या कितनी थी बता दो? 12 ग्रुप में ये भारत में क्या बता दो आए थे। अब ध्यान देना, जब ये भारत में है ना तो इनकी कंपनी अलग अलग थी, मतलब प्रत्येक की कंपनी क्या थी बता दो? अलग अलग थी। लेकिन इन्होंने 1602 में सारे कंपनी को मिला करके इन्होंने कंपनी का नाम रखा था द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इन्होंने जो अलग अलग की जो कंपनियां थी उन कंपनियों को मिला करके ने क्या रखा था बता? द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो कि जब डचों का आगमन हुआ, डचों का आगमन हुआ तो उन्होंने सभी कंपनी को एक में मिलाकर the Dutch East India Company of नीदरलैंड रखा था। मतलब उन्हें सारी कंपनियों को मिलाकर के क्या रखा था? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, उन्होंने ये नाम रखा था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये सारी कंपनियों ने मिला दिया था। मतलब प्रत्येक 12 लोग थे ना, 12 की कंपनी क्या थी बता दो? खुद की थी। तो बोले यार 12 लोग जब लोग व्यापार करेंगे क्यों ना एक ही साथ व्यापार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारी कंपनी को क्या कर लिया, एक ही में कर लिया। जैसे मान मेरे पास 20 स्टूडेंट है तो 20 को एक करके पढ़ाने से अच्छा एक ही साथ क्या करेंगे, 20 को पढ़ा देंगे। तो भाई 20 को अगर एक करके पढ़ाएंगे कितने घंटा लगेंगे? 20 घंटे लगेंगे ना। और 20 को अगर एक साथ पढ़ा देंगे कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा लगेगा। आज ना बात समझ में? तो वही चीज यहाँ पे किया, हम लोग अलग अलग व्यापार करेंगे उससे अच्छा क्या बता दो, एक के साथ हम लोग व्यापार करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और सारी कंपनी को नाम क्या रख देता बता दो? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या तो द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये लिख लो। इस कंपनी का अलग नाम इस कंपनी का अलग नाम द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड रखा, ठीक है। नीदरलैंड रखा, ठीक है। तो दो नाम हो गया, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड या तो द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये दो नाम रखे थे। कब रखा गया था इनको? 1602 में रखा गया, ठीक है। 1602 में ये कंपनी को क्या किया गया तो रखा गया। अब देखो पुर्तगीज गए 1602 में, ये क्या होगा बता दो? आए, मतलब सॉरी 1641 के बाद ही पुर्तगीज क्या होगा बता दो? गए। क्योंकि श्रीलंका पे किसका कब्जा हो गया था? श्रीलंका एक कॉन्टिनेंट है भारत के बगल में, क्या नाम बता दो? श्रीलंका। और श्रीलंका पे किसका पावर हो गया बता दो? तो डचों का। और कब हुआ था बता दो? 1663। अरे 1663 इसी का आसपास हुआ था, ठीक है। देखो कॉपी में तो लिखवाए थे 1663 के आसपास हुआ था। नहीं लिखवाए, लिखवाए हैं, देखो तो एन होल्डिंग करके लिखो। एक बार देखो, लिखवाए
1663 1663 में ना श्रीलंका पे कब्जा किया था। यहीं पे क्या मालबारी दुर्ग, नाम बताया था लोगों को, मालबारी दुर्ग, ठीक है, जो 1659 या 1658 ठीक है आसपास में क्या किया था तो कैप्चर किया था। तो दक्षिण भारत का जो श्रीलंका वाला हिस्सा है, यानी जो देश है श्रीलंका, वहां पे भी डचों ने क्या कर लिया था तो कब्जा कर लिया था पोर्टुगीज से। नहीं गलत होगा, ठीक करो, डच ही था ना वही तो, वो पहले जो लिखा होता मारे के भेड़ा के कैसे कर उल्टा पुल्टा लिखेगा। डच ना सीना जी, पहले किसके दिन में था, पोर्टुगीज का दिन में, बाद में किसका दिन में हो गया, डच के दिन में, ठीक है। उसको लिखा लिखा हुआ है ना, तो वही तो कोई दिक्कत यहाँ पे क्या। तो 1602 में इन्होंने कंपनी का क्या नाम रखा बता दो, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो जितने भी कंपनी आते थे ना वो व्यापार के पर्पज से आते थे, और उनका व्यापार करने का एक अलायंस होता था, भाई इतना साल तक इस देश में क्या करेंगे बता दो, व्यापार करेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं विदेश को ज्यादा कमाने के लिए वीजा लगता है नहीं लगता है, तो उसमें देखना 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का वीजा लगता है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी, कंपनी जिस हिसाब से वो अपना वीजा लगाती है, और वीजा के हिसाब से इंसान जाता है वहाँ पे काम करता है, फिर काम खत्म होने के बाद वापस क्या करता है तो आ जाता है, मतलब काम खत्म नहीं होती, उसकी जो वीजा का टाइमिंग होता है वो क्या होता है बता दो खत्म हो जाता है, वापस वो काम अपने देश होता है ना। इसी तरह से जो डच है तो उनका भारत से व्यापार करने का जो प्रतिस्पर्धा था, जो रिलेशनशिप था कि भाई भारत से व्यापार करना है, वो कितने साल का था, 21 साल का, 21 साल के पर्पस को लेकर के, यानी 21 ईयर को लेकर के वो भारत से क्या करना चाहते थे बता दो, व्यापार करना चाहते थे। और इस समय में जब वो 21 ईयर के दौरान में जब वो भारत से व्यापार कर रहे थे तो पोर्तुगीज से उनका भी क्या होता था तो फाइट हुआ था, बताए थे नहीं बताए थे, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना कि डचों ने डचों ने डचों ने डचों ने भारत से डचों ने भारत से 21 वर्ष का 21 ईयर्स डचों ने भारत से 21 वर्ष का व्यापारिक संबंध बनाया था। डचों ने भारत से 21 वर्ष का 21 वर्ष 21 ईयर्स 21 वर्ष का व्यापारिक संबंध बनाया था। 21 वर्ष का व्यापारिक संबंध बनाया। आगे का बात मतलब ये कितने साल तक व्यापार करना चाहते थे भारत में, तो 21 साल 21 ईयर को पर्पस को लेकर के यहाँ पे आए थे कि हमें भारत से क्या करना बता दो, व्यापार करना है। लेकिन 21 से ज्यादा उन्होंने व्यापार किया, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, बहुत समय तक, लंबे समय तक व्यापार किया। पोर्तुगीजों ने भी लॉन्ग टाइम तक व्यापार किया था, बट उनका कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि इतने साल तक करना है, ठीक है, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि अगर हम भारत में कदम रखेंगे तो उसके पीछे पीछे अन्य कंपनियां भी भारत में क्या हो जाएगी तो आ जाएंगे, आने ना बात समझ में, ठीक है। तो उनको ये अंदाजा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया, पीरियड बदलता गया, लोग मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग देशों से रिश्ता बनाना, संबंध बनाना शुरू कर देते। इसमें सिर्फ पोर्तुगीजों का ही नहीं था, डचों का भी था, फ्रेंच का भी था, ब्रिटिशों का भी था। लेकिन सबसे पहले अगर शुरुआत किया जाए दूसरे देशों का आवागमन का सिलसिला, तो वो कौन किया था बता दो, पोर्तुगीजों ने। बताए थे 2 देश थे, स्पेन थे, दूसरा कौन था तो पोर्तुगीज, ठीक है। पोर्तुगीज का राजा का नाम क्या था तो नेविगेटर। नेविगेटर ने ऐसा स्पॉन्सर किया था कि भाई दूसरे देश जाओ, रास्ता ढूंढो और व्यापार की प्रक्रिया को क्या करो, बढ़ाना है दूसरे देश से। और इस कारण से वैश्वीकरण की भी प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। वैश्वीकरण इन द सेंस कहने का मतलब है कि दूसरे देश के जितने भी खाद्य पदार्थ है उनका भी यहाँ पे क्या हुआ बता दो, आगमन हुआ। यहाँ का खाद्य पदार्थ उस देशों में क्या आ रही ना बात समझ में, बीमारियों का भी आगमन हुआ, कल्चर का भी आगमन हुआ, कस्टम का भी, मतलब बहुत सारी चीजों का शेयर हुआ था इस कारण से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, है ना, वैश्वीकरण। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। जब कोई एक देश दूसरे बड़ी देश अर्थव्यवस्था से क्या होती है तो जुड़ती है, व्यापार के पर्पस को लेकर के या कोई भी पर्पस को लेकर के, तो वो एक वैश्वीकरण का उदाहरण बनता है। कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखा, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो कि 1605 में 1605 1605 में 1605 में डच ने 1605 में डच ने
क्या हुआ लगा कर इसको पेन नहीं दे दे तो मैं कोई बच्चा बात करते नहीं दे कोई किसी बात नहीं है यहाँ पे भी नहीं हो। देखो 1605 में डचों ने धीरे धीरे 1605 में डचों ने धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, अधिकार स्थापित करना क्या कहते तो शुरू किया। ध्यान देना। और भारत के बगल में एक देश हम बताए थे इंडोनेशिया। भारत के बगल में क्या था तो एक देश था जिसका नाम क्या था इंडोनेशिया। ये वाला हिस्सा यहाँ पे मान लो इंडोनेशिया है, ठीक है इंडोनेशिया। तो 1605 ईस्वी में इंडोनेशिया पे डचों ने क्या करके बता दो अपना राज्य स्थापित किया। देखो 1605 में डचों ने इंडोनेशिया पर अपना पावर को स्थापित किया। क्या बता दो इंडोनेशिया को उन्होंने क्या क्या बता दो जीता। इंडोनेशिया को उन्होंने क्या क्या बता दो जीता, ठीक है। इंडोनेशिया को इन्होंने जीता था। इंडोनेशिया को उन्होंने क्या क्या बता दो जीता। हो गया। इंडोनेशिया को इन्होंने क्या क्या बता दो जीता, ठीक है। अगला देखो 1619 में इन्होंने जकार्ता को भी जीता था। अगला देश इन्होंने जकार्ता को जीता। कल मैथ क्लास में बता देंगे इंडोनेशिया किधर है जकार्ता किधर है। अभी फिलहाल लिख लो 1619 में डचों ने जकार्ता को जीता था। जकार्ता को जीता 1619 में इन्होंने जकार्ता को जीता, ठीक है। मतलब ध्यान देना, पहला क्या था इंडोनेशिया को जीता 1605 में। दूसरा किसको जीता बता दो जकार्ता को। और पुर्तगीजों में क्या था कि 1610 में किसको जीता बता दो गोवा को। उसके बाद 1510 में किसको जीता था बता दो गोवा को। और 1515 में किसको जीता बता दो हरमुजन खाड़ी को। ठीक है ना भाई। यहाँ पे ना 1605 में किसको जीता इंडोनेशिया को। और 1619 में जकार्ता को जीता। जकार्ता में एक शहर बसाया था जिसका नाम था क्या नाम था बिटेविया। क्या नाम था बिटेविया। देखो 1619 में डचों ने जकार्ता को जीता तथा अच्छे से देखना 1619 में डचों ने जकार्ता को जीता तथा वहां पर बिटेविया नामक शहर बसाया था। ठीक है। 1619 के दौरान में बिटेविया नामक शहर बसाया था। कहां पे बता दो जकार्ता में, ठीक है। तो इन्होंने दो देश को जीता। पहला कौन था बता दो जकार्ता और दूसरा किसको जीता बता दो इंडोनेशिया, ठीक है। पहला कौन था बता दो जकार्ता और दूसरा कौन था बता दो इंडोनेशिया। अब यहाँ पे समझना क्योंकि देखो 1619 की घटना है मालूम है ना। और हम पढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 ईस्वी में क्या हो गए थे भारत में आ गए थे। 1605 में देखा जाए तो कंपनी का स्थापना क्या हो गया था तो हो चुका था। और हम कहाँ पे बात कर रहे थे तो 1619। तो इसके बीच में अंग्रेज का आगमन हुआ था नहीं हुआ था? अरे बिल्कुल हुआ था। 1619 में वी आर टॉकिंग अबाउट द 1690 है ना। 1619 की बात करें
अब वी नो वेरी वेल कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 1605 या 16th सेंचुरी, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 1619 तक का, तो यहाँ पे 19 साल की बात है। मतलब सोचो 19 में आया, मतलब 19 में ये जकार्ता को क्या क्या बता दो जीता, और 1600 ईस्वी में कौन आया बता दो कंपनी। तो 19 साल में तो काफी एक लंबा पीरियड है। 19 साल ऐसे नहीं होता, 19 साल 20 साल एक लॉन्ग पीरियड होता है, मालूम है ना। तो एक लंबी पीरियड के दौरान धीरे धीरे अंग्रेज भी यहाँ पे क्या हो चुके थे बताओ, अपने शक्तियों को स्थापित करना क्या कहते हैं शुरू किया व्यापार के पर्पज से। लेकिन वो तो कर रहे थे ना, वो अपना पैर तो फंसा ही रहते। जिस तरह से पुर्तगीज फंसा रहे थे उस तरह से कौन फंसा रहे थे, अंग्रेज। और सबसे कौन फंसा रहे थे बताओ, डच फंसा रहे थे। मतलब 16वीं शताब्दी तक अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का भी आगमन हो गया था, पुर्तगीजों का भी आगमन हो गया था, और साथ साथ डचों का भी आगमन पूरी तरीके से हो चुका था। कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट साइड से एनोटी करके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। ठीक है, देखो लगभग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो लगभग 1619 के समय के दशक में अंग्रेजों का आगमन भारत में पूरी तरीके से हो चुका था, पूरी तरीके से हो चुका था। ठीक है, भारत में पूरी तरीके से हो चुका था, क्योंकि 16वीं शताब्दी में तो कंपनी आया था। ठीक है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी कंपनी का आगमन भारत में हो चुका था, भारत में हो चुका था। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि 16th सेंचुरी में हो गया। ठीक है, इस पॉइंट इस कारण से अंग्रेजों तथा डचों के बीच टकराव बढ़ने लगा था। इसी कारण से अंग्रेजों तथा डचों के बीच टकराव बढ़ने लगा। और इस टकराव को कम करने के लिए, क्योंकि दो देश यहाँ पे आ गए थे ना, और पुर्तगीज पे थे। अच्छा, अंग्रेजों का टकराव सबसे पहले किसके साथ होता था? पुर्तगीजों के साथ। और डचों का टकराव सबसे पहले किसके साथ होता था? सॉरी, अंग्रेजों का टकराव सबसे पहले डचों के साथ हुआ था, और डचों का टकराव सबसे पहले किसके साथ हुआ था? पुर्तगीजों के साथ। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लिख लेना। ठीक है, कॉमन थोड़ा सा क्या है, कॉमन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भाई डच का टकराव सबसे पहले किसके साथ हुआ? पुर्तगीज के साथ। डच का टकराव सबसे पहले पुर्तगीजों के साथ हुआ था। कब हुआ था बता दो मुझे? 1640 1641 इसका किसमें हुआ था? 1641 में हुआ था। ध्यान रखना, 1641 1641। और दूसरा क्या था कि अंग्रेजों का टकराव डचों के साथ। अंग्रेजों का टकराव किसके साथ होता था? डचों के साथ।
डचों के साथ 1619 में हुआ था। हुआ हाँ। इसका मतलब है क्या, मतलब पुर्तगीज लोग सीधे साधे थे, तभी तो लड़ाई हुआ नहीं होगा। दिख रहा है पुर्तगीज बहुत पहले से भी थे, लेकिन अंग्रेज का लड़ाई सबसे पहले किसके साथ हुआ, डच के साथ, पुर्तगीज के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत सीधे थे, तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर लड़ाकू रहते तो लड़ाई हो जाता, क्या होता मतलब, लड़ाई हो जाता। आई थिंक हमको लगता है ऐसा कि डच अंग्रेज के साथ लड़ते थे तो डच हार जाते थे, डच को लगता था भाई अगर हम अंग्रेज के साथ लड़ेंगे तो हम तो हार ही जा रहे हैं, तो हम वैसे व्यक्ति के साथ लड़ते जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ये लोग छोटा लोग किससे लड़ता होगा, पुर्तगीजों से। किससे लड़ता होगा भाई, हर कोई चाहता है कि हम शेर बने, ठीक है, और कोई अगर सावा शेर है तो वहां तो नहीं लड़ेगा, फिर किससे लड़ेगा, दूसरे से लड़ेगा, ठीक है। तो लड़ता किससे था बता दो, पुर्तगीजों के साथ। अल्टीमेटली एक बात क्लियर हो जाती है कि युद्ध की प्रक्रिया सबसे पहले किसके साथ शुरुआत होता बता दो, अंग्रेजों और डचों के साथ हुआ था, बाद में पुर्तगीज के साथ हुआ, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले व्यापारिक टकराव, सबसे पहले व्यापारिक टकराव भारत में डच तथा इंग्लिश कंपनी, डच तथा इंग्लिश कंपनी के बीच हुआ था। सबसे पहले व्यापारिक टकराव भारत में, ठीक है, भारत में डच तथा इंग्लिश कंपनी के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत है आई ना बात में। अब देखो एक होता है ना, आप ज्यादा उड़ोगे हवा में क्या हो जाएगा, नीचे गिरोगे। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि हम ज्यादा उड़ेंगे क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। अभी हमारा काम है भारत पे व्यापार करना, ठीक है। तो एक ऐसा नियम लाते हैं जिसके कारण से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही कहानी वहाँ पे होंगे क्या चल रहे थे। इन्होंने एक अलायंस करा, अलायंस का मतलब समझते हो ना, संधि, ठीक है। संधि मतलब चलो ठीक है, अगर हम लोग आपस में व्यापार करते हैं एक साथ, ठीक है, और टकराव हो रहा है, इस टकराव को कम करने के लिए हम लोग आपस में आर्गुमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बात करने में क्या जाता है, बात करेंगे तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम भी यहाँ से व्यापार करेंगे, आप भी व्यापार करोगे। भारत हमारा थोड़ी है, नहीं भारत आपका नहीं मेरा है, आप भी व्यापार कर रहे हो, हम भी क्या करें बता दो, व्यापार कर रहे हैं। तो उससे बेटर क्या है भाई कि हम लोग अलायंस कर लेते हैं आपस में, क्या करेंगे बताओ भाई, हम लोग क्या कर लेते तो आपस में अलायंस कर लेते। और अलायंस करने के बाद क्या होगा कि संधि करेंगे, संधि करने से क्या होगा कि हम लोग के बीच का टकराव क्या हो जाएगा बता दो, कम हो जाएगा। यानी जो टकराव होने के कारण है, वो टकराव होने के कारण की समस्याओं को क्या करेंगे बता दो, सुलझाएंगे। तो अंग्रेजों और डचों के बीच सबसे पहले जो संधि हुई थी इस टकराव को कम करने के लिए, वो कब हुई थी बता दो, 1619 में। कब होता बता दो, 1619 में। एंड करके लिखना कि अंग्रेज तथा डचों के बीच, 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 अंग्रेज तथा डचों के बीच इस टकराव को कम करने के लिए, इस टकराव को कम करने के लिए, इस टकराव को कम करने के लिए, टकराव को कम करने के लिए, टकराव को कम करने के लिए 1619 में एक संधि हुई थी। 1619 में एक संधि हुई थी। 1619 में क्या हुई थी बता दो, संधि हुई थी, यानी इनके बीच एक अलायंस हुआ था। टकराव को कम करने के लिए, टकराव को कम करने के लिए एक अलायंस हुआ था। कब हुआ था बता दो, 1619 में। लेकिन हालांकि ये अलायंस रहा नहीं, टकराव बढ़ता गया, ठीक है। अब देखो जहाँ पे वो क्या कहते हैं लोग कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ जाती है ना, वहाँ पे वो तरीका सही नहीं है। सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, सेटिस्फाई होना क्या है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे सेटिस्फाई था ही नहीं, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज क्या कहता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है कि चलो ठीक है मान लेते आज, लेकिन मानना कब तक मानोगे, ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अलायंस तो हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। पुर्तगीजों के साथ कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। पुर्तगीज अपने व्यापार में विलीन थे, उनका पर्पस था कि व्यापार करना है। लेकिन जब उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा तो उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया। कहाँ चल गए थे तो ब्राजील, पता है कहाँ चल गए थे, ब्राजील। उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो कहते थे ज्यादा प्रॉब्लम होने से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। विवाद किनके बीच हो रहा था, अंग्रेज और डचों के बीच। विवाद किसके बीच होता था, अंग्रेज और डचों के बीच में।
और अंग्रेज जानते थे कि सिर्फ यहीं तक सीमेंट की नहीं रह जाएगी, इसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां आएंगी, जिसमें से एक था फ्रेंच। कौन सा बता दो? फ्रेंच। में तो उन्होंने प्रतिस्पर्धा बनाया, मतलब आपस में तालमेल बैठाया और एक अलायंस रखा 1619 में। लेकिन ये अलायंस लंबे समय तक चला नहीं। एक समय के बाद फिर से टकराव क्या होने लगा बता दो, शुरू होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? आठ नंबर में तो ये कहानी अभी लोग स्टार्ट की थी डच के बारे में कि भाई डच कैसा है, डच कहाँ के रहने वाले थे, उनका पर्पस क्या था। तो बेसिकली उनका भी पर्पस क्या था? व्यापार ही था। भारत से क्या करना बता दो? व्यापार करना। उनका पर्पस क्या था? भारत से व्यापार करना। और व्यापार करने के लिए प्रतिस्पर्धा होना भी क्या बता दो? जरूरी है। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया था क्योंकि 3 बड़ी बड़ी कंपनियां अलग देशों से क्या हो गई थी? स्थापित हो गई थी। और तीनों कंपनियां एक ही देश से आई थी, यूरोपियन कंट्री से ही तो आई थी ना। अदर देश से भी आती तो थोड़ा बहुत चलता भी, बट तीनों कंपनियां कहाँ की थी? एक ही देश की थी, सेम कंट्री की थी। तो ये भी कंपनी सामान को वहीं पे ले जाके बेच रहा है, ये भी कंपनी सामान को वहीं पे ले जाके बेच रहा है, वो भी कंपनी कहाँ जा रही है? यूरोप में तो जा रही है ना। इस तरह से क्या हो रहा था कि यूरोप में डिमांड तो था, लेकिन खपत भी क्या होने लगा तो ज्यादा होने लगा। और वहाँ पे वस्तु की जो उपलब्धि है, मतलब अवेलेबल है, उपलब्धता है, वो भी क्या होने लगी बता दो? ज्यादा होने लगी। पहले एक आदमी लेके जाते थे, कितना आदमी लेके जाने लगे? 2। धीरे धीरे कितने हो गए बता दो? 3। और एक बड़ी मात्रा में ले जाने लगे। ठीक है, इस कारण से क्या होने लगा कि वहाँ पे फाइट बहुत बढ़ गया, कॉम्पिटिशन क्या हो गया बता दो? बहुत बढ़ गया। और इससे मुनाफा गिरने लगा था। और इन बात समझ में? तो जब मुनाफा गिरने लगा तब उन्होंने क्या किया था कि अब ऐसे चलने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और इसी कारण से आपस में वहाँ पे कंपटीशन क्या हो गया था? बढ़ गया था। उन्होंने अलायंस रखा था। कोई दिक्कत यहाँ पर? आ गई ना बात समझ में? ठीक है, तो कल की क्लास क्या रहती है बता दो? बंद कर देते हैं। मंडे को क्लास, मंडे को दीपावली है। यस सर। तो कल क्या है? तो कल क्या करेंगे चलो? आज तू कौन सी कर देगा धनतेरस में? हाँ, इधर दे रहे हैं धनतेरस में, उसमें नहीं पा रहेगा धरने को। कल रखते मॉर्निंग में क्लास? 2 बजे आ जाओगे कल? देखो ऐसे नहीं रखेंगे तभी जब आप सब आओगे। 1-2 बच्चे आएगा तो फिर मजा नहीं आता। पूरा क्लास पूरा बैच आएगा, पता लगा 20 को आया, 22 को आया, 22 को गए, तो ऐसे नहीं चलता है। 2 गए 4 को गए, वैसे नहीं चलता है। सारा क्लास सारा बैच आना पड़ेगा। हॉलीडे कर दे। ठीक है, तो कल बंद रहेगा और मंडे को भी क्या रहेगा? मंडे तो बस रखना ही है, दीपावली है। ठीक है, लक्ष्मी माता को पूजा करो और क्या? धन दे दौलत। हाँ तुमको समझा ना उसे, तुमको जब तक नहीं बोलेगा तब नहीं उठेगा। अभी देख रहे सामने बैठा हुआ है, पहले उठने का ये उठेगा तभी तो लोग उठेगा। देख देखो इसका प्रॉब्लम देख ये पहले निकल जाएगा तब लास्ट उठेगा तो सर एक दीपक का दवाई का नाम नहीं बताया। हाँ दवाई का नाम वीडियो बन हो गया। अरे